हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी नमस्ते और आप सभी का स्वागत है कोस्मो अकेडमी की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसका टारगेट ही है गणित में से आप 25 में से 25 अंक प्राप्त करें। देखिए, ये क्लास डेडिकेटेड है ग्रुप डी स्टूडेंट्स के लिए, ग्रुप डी एस्पिरेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहते हैं, ये क्लास उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस क्लास को एक्चुअली डिज़ाइन ही ग्रुप डी के स्टूडेंट्स को विशेष ध्यान में रख के किया गया है। इस क्लास का टारगेट है हमारा, आप ग्रुप डी में गणित में 25 में से 25 अंक प्राप्त करें, जैसा कि आप थंबनेल में देख भी पा रहे होंगे। ठीक है। इस क्लास में हम डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन हुआ है ग्रुप डी का, वो टोटल 101 शिफ्टों में हुआ है दोस्तों। और डेली हम एक क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस करते हैं मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्लास का टारगेट, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, 25 में से 25 अंक प्राप्त करना है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यदि आप ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहते हैं तो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी जानते ही होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो मैं बता देता हूं, या अन्य किसी भी, कोई भी आपका सीनियर हो या कोई भी सिलेक्शन ले चुका है ग्रुप डी में, उससे आप बातें करेंगे और चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना महत्वपूर्ण योगदान है आपके सिलेक्शन में। और इस क्लास में डेली एक क्वेश्चन पेपर, इट मीन्स लास्ट ईयर जो ग्रुप डी की एग्जामिनेशन हुई है, 101 शिफ्टों में वो एग्जाम हुआ है। और एक शिफ्ट में यदि 25 प्रश्न पूछे जाते हैं तो टोटल 101 में 2525। देखिए, आपको 2525 क्वेश्चनों का डिस्कशन करना है इस क्लास में। ये क्लास इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही तगड़ा ग्रुप डी में कंपटीशन हो चुका है। लगभग 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म ग्रुप डी में भरे गए हैं। और यदि आप आज से ही तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे, आज से ही सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है आपकी ग्रुप डी में सिलेक्शन को लेकर। तो आज का जो पेपर हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे, देखो, 28 नवंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में, लास्ट ईयर 2025 में 28 नवंबर को जो पहली पारी में फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे पूरा, और एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या एग्जाम में हमसे गलती होती है। यदि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो पहले से अच्छी मैथ है, उसकी मैथ में उसने कमांड पा रखी है, उसे सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो ये क्लास आपको जब 10:15 बजे प्रोवाइड करवाई जाती है डेली, आप उसको 1.5x या 2x में भी देख सकते हैं। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट्स जो बिगिनर है, वो शुरुआत कर रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है अपनी गणित को, तो ये क्लास तो उसके लिए बहुत वरदानी साबित होगी। ठीक है, चलते हैं इस क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने देखो, इस क्लास का 28 नवंबर की पहली शिफ्ट में जो पहला प्रश्न गणित से आपके सामने पूछा गया वो क्या था। वो है, देखो, आपके सामने रेशो दिए गए ए बी का, बी सी का, सी और डी का, और आपसे पूछा है ए बी सी और डी का रेशो क्या होगा। ठीक है। यदि मैं, देखो, आपके सामने दो मेथड बता रहा हूं आपको रेशो में, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उसके दो मेथड पे बताऊंगा। और लास्ट में जब मैं दोनों मेथड को, देखो, पता आपको दोनों होनी चाहिए, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जाम में कौन सा मेथड यूज करें, या अपनी प्रैक्टिस में ऑलवेज कौन से मेथड को यूज किया करें। ठीक है। तो पहले मैं बताता हूँ पहला मेथड। देखिए, देखिए आपके सामने है पहला मेथड। आपके सामने रेशो दिया गया है ए और बी का, बी और सी का, सी और डी का। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से और बहुत शानदार तरीके से हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप आज की क्लास में ये भी जानेंगे, और डेली ये जो क्लास आपके सामने प्रोवाइड करवाई जाती है, आप डेली इस क्लास को अटेम्प्ट कीजिएगा। आप पाएंगे आपकी जो सिली मिस्टेक्स एग्जाम में होती है वो होना बंद हो जाएंगी, और आप 25 में से 25 मार्क्स अचीव करेंगे मैथ में। ठीक है। आपके सामने दिया गया सब, ए का अनुपात बी से 1:3, बी का सी से 4:3, सी का डी से दिया गया 6:3। पहले मेथड में यदि मैं आपको बता रहा था, इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ए रेशो बी रेशो सी और रेशो डी। ठीक है। ए का दिया गया 1:3, बी और सी का दिया गया 4:3, और सी और डी का दिया गया अपने पास में 6:7, 6:7। तो पहले मेथड में यदि आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि, देखो, जहां जो गैप रह रहा है उसे फिल करना है। और फिल क्या करना है? बिल्कुल नजदीकी संख्या से फिल करना है। जैसे यहाँ जो गैप है, यहाँ करेंगे हम 3, क्योंकि नजदीक में 3, यहाँ हम कर देंगे 3।
यहाँ भी रेशो एक गैप है तो यहाँ भी 3 को फिल कर देंगे, क्योंकि इसके जस्ट नजदीक में जो दी गई है संख्या वही फिल करनी है। यहाँ है तो यहाँ हम 4 कर सकते हैं, यहाँ है 6 तो यहाँ कर देंगे 6, 6 रेशो में 6। इसे सॉल्व करेंगे 24, यहाँ आपके पास आ जाएगा साहब 3 चौके 12 छिके 72, यहाँ आ जाएगा 3 3 9 छिके 54, और यहाँ आपके पास आने वाला है 3 3 9 9 सत्ते 63। और इसको जब सोल्व करेंगे आप तो मैं से क्या 3 से काट सकता हूँ, आप बोलेंगे साहब 8 रेशो 9 रेशो 9, एक्चुअली 3 से काट रहा हूँ तो क्या 24 होगा क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल 24, रेशो में 18 और रेशो में 21, क्या यही आंसर आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब यही आ रहा है, 8 रेशो में 24 और रेशो में 18 रेशो में 21, यही आंसर है आपका। दूसरा मैं मेथड आपके सामने अभी क्लास में समझाऊंगा, और आपको ऑलवेज देखो ये मेथड यूज नहीं करना है, ये यूज नहीं करना है। जो अब मैं बताने वाला हूँ सेकंड मेथड, आपको यूज वही करना है, लेकिन चूंकि आपको पता सब कुछ होना चाहिए इसलिए मैं आपको सिर्फ बताया हूँ। कभी भविष्य में आपके माइंड से कोई स्लिप हो जाए चीजें तो आप याद रखें, लेकिन ऐसी गुंजाइश ना हो, इसलिए हम लगभग 2500 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली का एक पेपर सेट कर रहे हैं। तो मैं दूसरा जो मेथड बताने वाला हूँ ऑलवेज आपको उसी पे चलना है। मैं आपको पहले छोटे से एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ, देन आप बड़े एग्जाम्पल में ट्राई करेंगे। देखिए जैसे आपके सामने मैं एग्जाम्पल लेता हूँ A रेशो B 3:2 और B रेशो C लेता हूँ 5:7। तो क्या इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? ऐसे करने का चिन्ह का मतलब इसको मैं 5 से गुना करा रहा हूँ 15, इसको मैं करा रहा हूँ 2 से 10, इसको मैं 7 से 14। तो ये रेशो बन गया मेरे पास A रेशो B रेशो 3 का। A रेशो B रेशो C का आपके सामने रेशो आ गया 5:10:14। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, 3:5 1 रेशो में 2। फिर इसको इसी से करना है 3 रेशो में 5 रेशो में 10। क्या फाइंड कर पा रहे हैं कितना आसान हो रहा है ये? अब इनको चलते हैं 4 क्वेश्चनों में, जहां A B C और D दी गए हैं वहां ट्राई करते हैं। तो इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रश्न का। इसको मैं देखो मिटाने वाला हूं पहले तो। हमारे सामने देखो 4 दिए गए हैं, A और B का रेशो दिया गया हमारे पास 1 रेशो में 3। ठीक, B और C का दिया गया हमारे पास 4 रेशो में 3। तो क्या इसका फाइंड कर सकते हैं क्या? 4:12 रेशो में 9। अब दिया गया है साहब 6:7 जो कि दिया हुआ है C/D, तो 6:7। क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? 6 चौके 24, 12 छिगे 72, 9 छिगे 54 और 7 9 63। तो क्या यही आंसर आ रहा है? इसको 3 से काटो तो 8 रेशो 24 रेशो 18 रेशो में 21। आप बोलोगे साहब यही आंसर आ रहा है और यही हमारा आंसर भी होने वाला है। तो आपको ऑलवेज इसी अप्रोच पे जाना है, इस पे नहीं जाना है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, बहुत बहुत बेसिक है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग करने वाली है। आपको ऑलवेज इसी अप्रोच पे जाना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह A B C और D के बीच में ये अनुपात है, और कोई भी राशि वितरित की जानी है, और C B से 334 अधिक रुपए प्राप्त करता है। सी को बी से 334 रुपए अधिक मिलते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया? प्रश्न में दिया गया साहब सी को बी से 2 रुपए ज्यादा मिलते हैं। रेशो में 2 वैल्यू दी गई है प्रश्न में 334 की। तो 334 की यदि वैल्यू रेशो में 2 है तो आप फाइंड कर सकते हैं जो भी पूछा गया। पूछ रहा है कि ए को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो ए का रेशो है यहाँ पे 10, और 2 में इसको देखो काटूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 6 और 7। 10 से गुना कराऊंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1670। क्या यही आंसर आ रहा है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर है। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। और ये आसान सिर्फ मैं नहीं लाया हूँ, एग्जामिनर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है। लास्ट ईयर जो 28 तारीख को एग्जाम हुई थी 28 नवंबर को, ये सेम शिफ्ट है, इसी टाइप के आप देखेंगे कि लगभग 25 क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं हमारे सामने। आपके सामने जो नेक्स्ट प्रश्न है वो दिया गया साहब, कोई संख्या है A² 1.25 का स्क्वायर, यहाँ पे है 0.75 का स्क्वायर। नीचे दिया गया है 2.25 का स्क्वायर माइनस किया गया है 1.125 स्क्वायर से। क्या मैं इसको A मान लूं? क्या इसको मैं B मान लूं? तो क्या ये A² माइनस B² हो रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल हो रहा है।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यदि आपको नहीं आता है तो आज फिर से एक बार देख लीजिए। ये होता है साहब एक बार प्लस में और इसका गुणा करा दो साहब एक बार माइनस में। क्या यही होता है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही होता है। यदि मैं इसी को इस प्रश्न में यदि आप आसानी से प्रश्न करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा। इन दोनों को मैं जोड़ूं तो क्या आएगा हमारे पास? क्या 1.25 और 0.75 मिलके 2.5 बनेंगे क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। और 2.5 को क्या मैं 5/2 लिख सकता हूं? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। और इनको मैं माइनस कर दूं एक बार तो क्या प्राप्त होगा? आएगा 0.5। 0.5 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल। साहब हो गया 1/2। ठीक। कोई डाउट रह रहा है आपके? मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहना चाहिए। एक्चुअली इसको मैं दो कर सकता हूँ। 1.25 को मैं जब ऐड करूंगा 0.75 तो आंसर आएगा आपके पास 2। ठीक है, तो इसको माइनस कर दूंगा मैं 2 से। ठीक। नीचे आ रहा है हमारे पास एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो प्लस करूंगा जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो हमारे पास आ जाएगा साहब 3.5। इसको लिख सकता हूँ 7/2। आप बोलोगे बिल्कुल। इनको यदि मैं माइनस करूंगा तो आप बोलोगे साहब माइनस में आ जाएगा ये बिल्कुल 1। क्योंकि ये प्रश्न यदि मैं बताऊं तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा तो ये देखे ही होंगे कि प्रश्न है यहाँ पे माइनस ना हो कि आपके पास यदि ये हो, यदि मैं इसको गुणा में लूं तो क्या आएगा। ठीक है, मैं प्रश्न को हल्का सा स्लाइड सा चेंज कर रहा हूं। आप देखिएगा आंसर क्या निकल के आता हमारे पास। ठीक है, एग्जामिनर कभी भी आपके प्रश्नों को चेंज कर सकता है, वो पूरा अधिकार, पूरा उसका अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी तो क्या कह सकता हूं, तो पूरा अधिकार है उसका। ये कभी भी आपको कैसा भी प्रश्न दे सकता है। इसको मैं एक बार मल्टीप्लीकेशन में लेके जा रहा हूं। ठीक है, देखिए इसको यदि मैं गुणा करवाता हूं इससे तो क्या है, 2 से 2 खत्म और यहाँ आ जाएगा 1/7/2। 7/2 को यदि मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो क्या इनवर्स हो जाएगा क्या? क्या ये उल्टा हो जाएगा क्या? फॉर एग्जाम्पल कैसे? आपके सामने दिया गया है साहब 1/2। देखो किसी के सामने जब कुछ भी नहीं होता है तो एक तो होता ही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि साहब दिया गया है 1/1 ही है, कुछ भी नहीं है। तो क्या 1/1 है? डिवाइड किया गया है आपको 7/2 से। ठीक है, यदि मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो क्या ऊपर जाने के बाद के क्या ये कुछ इस तरीके से बनेगा 2/7? आप बोलोगे साहब बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। तो देखिए क्या आता है यहाँ पे 7/2, ये ऊपर जाने के बाद हमारे पास हो जाएगा 2/7। ठीक, और इसको गुणा कराना है 7/2 से। बहुत आसान, काटेंगे यदि आप तो आपके पास क्या एक ही प्राप्त होगा क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल एक ही प्राप्त होने वाला है। और इसका आंसर यदि मैं इसको गुणा में लेता हूं, मल्टीप्लीकेशन में लेता हूं तो एक आंसर आने वाला है। देखिए प्रश्न कितने आसान हो जाते हैं यदि आपकी नॉलेज सही है, आप सही सोर्स से सही समझ के साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है, आपकी अप्रोच सही है, आपके मेथड यदि सटीक है तो आपके सामने प्रश्न पूरा पेपर सेट इवन बहुत इजी हो जाएगा और बहुत आसानी से आप 25 में से 25 मार्क्स अचीव करेंगे। और यदि आप मैथ में 25 में से 25 मार्क्स अचीव करते हैं तो बहुत बिल्कुल ये ऑब्वियस सी बात है कि आप ग्रुप डी में सिलेक्शन के बहुत नज़दीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने देखो प्रश्न है को 5 कोस ए की वैल्यू दी गई है 4/5। क्या आप कोस में बता सकते हैं क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है या बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है? क्या आप बता सकते हैं? हिंदी मीडियम में यदि मैं बताऊं तो क्या लंब बटेकर्ण आधार बटेकर्ण कुछ बता सकते हैं आप बोलोगे साहब बिल्कुल आता है हमें। काफी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें नहीं भी आता होगा तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखो हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं वो ये याद रखें, लाल बटे में कक्का। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में है वो ये याद रखें PBP अपॉन में HHA। ठीक है, बेस, एक्चुअली ये बेस आएगा PBPHHB। ठीक है, इसका साइन सेम सीक्वेंस चलेगा। इसका मतलब होता है आपके पास में साइन थीटा, इसके मतलब होता है कोस थीटा, इसका मतलब होता है टेन थीटा। सेम इनवर्स कर दोगे तो आपके सामने बन जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा साहब सेक थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा।
बिल्कुल, आपको यही याद रखना, यही सीक्वेंस यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा साहब साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, आपको बिल्कुल यही करना है। यदि मैं कोस ए का मान दिया गया है तो अपने सामने दिया गया है 5 कोस ए इज इक्वल टू 4। यदि मैं 5 को उस साइड लेके जाऊं तो क्या ये आने वाला है क्या? कोस ए इज इक्वल टू 4/5। कोस का मतलब क्या होता है हमारे पास? कोस का मतलब होता है साहब आधार बटे में कर्ण, या मैं कहूं बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं? आप बोलोगे साहब बिल्कुल, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री देखना ऑलवेज जो भी चलती है, ट्रिग्नोमेट्री इस फॉर्म में चलती है आपके सामने। ए, बी और सी। ठीक है, यह है ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल 90 डिग्री पे समकोण में पूरी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है आपकी। ठीक है, यह बात ऑलवेज याद रखना आप। यदि मैं कहूं कोस ए ये है, तो क्या बेस हमारे पास 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो आप ये फाइंड कर सकते हैं क्या परपेंडिकुलर क्या होगा? आप बोलोगे साहब बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें आती है पाइथागोरस थ्योरम। और वो होती क्या है? देखो, बेस का स्क्वायर साथ में परपेंडिकुलर लंब स्क्वायर इज इक्वल में होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। क्या ये आपको आता है क्या? यदि आपने 10th क्लास इवन 8th 9th 10th भी ठीक से पढ़ी है तो ये आपका बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपको आता ही आता होगा। यदि नहीं आता है तो आपको आना ही चाहिए। यदि मैं इस फॉर्मूले में इसे रखूं तो बेस हमें फाइंड करना है। ठीक है, बेस दिया गया हुआ है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बेस दिया गया है सब 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बाद में हाइपोटेनस का स्क्वायर 25। क्या ये 16 उधर जाके माइनस होंगे तो क्या मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9? तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 3, लंब हमारे सामने आ गया है 3। तो क्या इस इक्वेशन में रखूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल आ जाएगा। रख के देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप बोलोगे साहब प्रश्न हमारे सामने था 3 कोसेक ए कोसेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है? साइन का उल्टा, कर्ण अपॉन में लंब, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। देखो हाइपोटेनियस हमारे सामने दिया गया है 5, परपेंडिकुलर हमारे सामने 3। तो क्या 5/3 का होल स्क्वायर -1 है क्या? गुणा में देखो 4 है। आप बोलोगे साहब बिल्कुल। 10 दिया हुआ है हमारे पास सेक स्क्वायर ए -1, तो सेक स्क्वायर ए को क्या ऐसे लिख सकता हूं? 5/4 का स्क्वायर -1। आप बोलोगे साहब बिल्कुल लिख सकते हो, यही तो होगा। और होगा क्या आपके सामने? ठीक है, ये हम देखो सोल्व करेंगे आगे। 25/9 माइनस में 1, नीचे आ जाएगा 25/16 माइनस में 1, 9 यहाँ आ गया तो यहाँ बचा अपने पास में 16/9, यहाँ बचा आपके सामने 9/16। और याद रखना ये वैल्यू सब रूट में चल रही है, रूट से बाहर आएंगे तो क्या बचेगी? यहाँ देखो गुणा में 3 था प्रश्न में, गुणा से बाहर आएंगे तो मैं ऊपर लेता हूँ, आपके सामने आएंगी 4 गुणा में 4/3। क्या यही आएगी क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में है साहब ऊपर 3 और नीचे 4 है गुणा में। ठीक है, ऊपर है 3 और नीचे है 4 गुणा में। तो ऊपर में यदि 3 गुणा में लेता हूं तो क्या यही आ रहा है क्या आपके पास? नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है साहब 4 गुणा में आ रहा है आपके सामने 3/4। आप बोलोगे ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 4/3। क्या यही आ रहा है क्या आंसर? आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। यदि आपको लाल बटे कक्का पी बी पी अपॉन पे एच एच भी यदि नहीं याद है तो बिल्कुल याद रखने की जरूरत है आपको। ये बहुत बेसिक है। इवन इंग्लिश की जैसे पहली इकाई होती है एबीसीडी, ट्रिग्नोमेट्री की एबीसीडी यही है, आपको याद भी रखना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट हमारा होने वाला है कि साहब एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, और एक ये टीवी है। बोल रहा है कि एक टीवी वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से आधी है, तो क्या ये यदि 100 है तो ये क्या 200 है क्या?
टीवी से क्या आधी हो पा रही है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल आसानी से आधी है। क्वेश्चन को इतना बड़ा देख के आपको घबराहट फील करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से सोल्व करेंगे हम। आप बस ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। बोल रहा है वॉशिंग मशीन की कीमत 33% बढ़ गई, तो यदि मैं इसमें 33% बढ़ाता हूँ तो क्या 133 होगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। टीवी की हो गई है सब 13% कम, तो 200 का 13% होता है 26, 26 में कम कर दूं, देखो माइनस में हो गया हमारे सामने 13%, ठीक है। -13% यदि मैं करूं तो यह क्या 174 आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। देखिए पहले जो इनकी कीमत थी वो थी 100 और 200, अब हो गई इनकी कीमत 133 और 174। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या गया है। यदि मैं चार वॉशिंग मशीन खरीद रहा हूं चार और टीवी खरीद रहा हूं दो, तो अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो यही हमें फाइंड करना है, और हो रहा है तो कितने का हो रहा है, ठीक है। तब बोलो पहले में चार वॉशिंग मशीन में 400 और दो टीवी में 400, तो 400 प्लस में 400 इज इक्वल टू 800 रुपये खर्च करता था साहब। पहले मेरा खर्चा था 800 रुपये, अब कितना हो रहा है? अब बोल रहा है साहब यदि मैं चार खरीदूंगा तो इसको मैं गुणा कराऊं चार से, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 और 1 13 1, या 532 रुपये लग रहे हैं साहब? बिल्कुल, वॉशिंग मशीन के मेरे को 532 रुपये देने पड़ रहे हैं। टीवी के कितने देने पड़ रहे हैं? 174 को यदि मैं 2 से गुणा कराऊं तो आप बोलोगे साहब 17 दूनी 34 और 8 348, टोटल कितना हो रहा है? ये हो रहा है 880 साहब। पहले मैं 800 रुपये खर्च कर रहा था, अब कीमत ऊपर नीचे होने के बाद मैं 880 रुपये खर्च कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे साहब कितने रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हो? 80 रुपये ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, और कितने पे? 800 पे। कितना प्रतिशत होता है? यदि मैं इसको काटूं तो क्या 10 बार काट रहा है क्या? और 1/10 की परसेंटेज हम आराम से जानते हैं, बहुत आसान है हमारे लिए, क्योंकि आप इस क्लास में शुरू से बन रहे हो, तो 10% यही आंसर है, ठीक है। कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है? 10% ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल। आगे प्रश्न दिया गया 2800 रुपये आपके पास, ठीक है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 वर्षों में प्राप्त अमाउंट क्या होगी? देखो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 10%, और आफ्टर 2 ईयर आपको कितना प्रिंसिपल, आफ्टर 2 ईयर आपका कितना अमाउंट बन रहा है, मिश्र धन बन रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे साहब मेरे को तो 10% की फ्रैक्शन आती है 1/10, और बढ़ के हो गई 11, फिर से बढ़ के हो गई 11। क्या 2 साल में बढ़ गए ये 11, 11 बढ़ गई, 11/10 से 2 बार में गुना कराऊंगा तो क्या प्रिंस अब हमारे पास मिश्र धन आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल आ रहा है। और इसको सॉल्व करेंगे यदि हम, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 8 को 1 से यदि मैं इकाई का अंक फाइंड करूं तो क्या 8 आ रहा है क्या? आप बोलोगे ऑप्शन में यही है 8। अब बोलो साहब ये तो आप ऑप्शन लेके आए हो, एक्चुअली ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाया, एग्जामिनर खुद ने। एग्जामिनर जब ये शिफ्ट आप देखोगे इसको, मैं यूट्यूब चैनल जो कि हमारा है देखो मयंक मैथ्स के नाम से, आपके पास यदि शो नहीं हो रहा है तो मैं बता दूं आपको, हमारा जो यूट्यूब का चैनल है वो तो है कोस्मो अकेडमी, और कोस्मो अकेडमी के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, और एक चैनल है मेरा जहाँ पे मैथ के आपके दिए जा रहे हैं प्रश्न, ANKMATHHM2 करके, ये टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको सामने PDF प्रोवाइड कराऊंगा आपको, और आप देखोगे बिल्कुल एग्जाम में यही ऑप्शन दिए गए थे। यदि आप पूरा भी इसे सोल्व करेंगे तो भी आने वाला तो यही है। तो देखिए इसे पूरा सोल्व करते हैं यदि हम, तो आएगा जब साहब 121 गुणा में आ जाएगा साहब 28, और आज आपको मैं दो संख्या से और तीन संख्या का तीन संख्या से गुणा करने की जो आपको एक बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, तो आप सीखिए, यह आपको भविष्य में बहुत काम में आने वाली है। और याद रखना यही अप्रोच आपको लेके चलनी है। तो मैं दोनों एग्जाम्पल करवाता हूँ आपसे, पहले मैं एक शीट ऐड कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। मैं सिखा रहा हूँ आपको वर्बली आप गुणा कैसे करा पाएंगे बिना पेन उठाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल लूंगा दोनों के, आपको ध्यान से देखना है, बाद में घर से एग्जाम्पल बना के आपको करने हैं, और टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा एग्जाम्पल। देखिए दो संख्याओं का यदि मैं 28 को 23 से गुणा करूं, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल यदि आप लो तो 42 को 53 से गुणा करूं,
ये है 5। मैं आपके सामने गुणा कराने की बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ। एक्चुअली ये ट्रिक नहीं है, प्रैक्टिस है। आप एग्जाम में कैसे, आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को कैसे कर पाते हैं, और ऑलवेज आपको ये हैबिट में लेना है कि कैसे करते हैं। ठीक है, यदि मैं 3 का 8 से गुना कर रहा हूँ तो क्या 24 आ रहा है? 4 शेष बच गया हमारे पास, रिमाइंडर रह गया 2। तो यदि मैं ऐसे गुना कराता हूँ क्रॉस मल्टीपल, तो 2 हमारे पास रिमाइंडर था, 2 तिया 6 और 2 8, 8 और 8 दूनी 16, 8 और 16 24, शेष रिमाइंडर कितना रह गया? 2, 2 दूनी 4 और 2 6। तो यही हमारा आंसर आने वाला है। 3 का देखो, 2 को 3 से 6, क्रॉस मल्टीपल 10 और 12 22, रिमाइंडर 2, 2 और 5 चौके 20 22, यही आने वाला है हमारा। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल मैंने कराए हैं दो संख्याओं का। दो संख्याओं से एक बार मैं आपको लीनियर में लेके चलता हूँ, एकदम हॉरिजॉन्टल कैसे होता है। जैसे मैं करूँ साहब 2 8 इंटू में 2 3, ठीक है, आपको कराना है इन दोनों का। ठीक है, आप बोलोगे साहब 24, रिमाइंडर 2। अब अंदर वाली संख्याओं का, अंदर और बाहर वालियों का, तो 2 रिमाइंडर में था, 8 दूनी 16 और 2 18, और 3 दूनी 6, 18 और 6 24, रिमाइंडर रह गया साहब 2। अब लास्ट वाली संख्याओं का, तो 2 दूनी 4 और 2 6, 644। आपको ऑलवेज ऐसे करना है। तीन संख्याओं का भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, कैसे करना आपको। ठीक है, देखो आपको करना ही होगा, यदि आप चाहते हैं बहुत आसानी से इन प्रश्नों को, तो बहुत इतना आपको करना ही होगा। देखो 4 को 7 से 28, 8 रिमाइंडर 2। अब करो आप क्रॉस, 2 हमारा था, 6 चौके 24 और 2 26, 26 और 21 47, 7 बचा कितना? 4। तो अब करेंगे हम पूरा क्रॉस, तो 4 और 4 पंजे 20 24, 24 और 14 38, 38 और 18 56 है, रिमाइंडर 5। अब करेंगे लास्ट वालियों को ऐसे, 5 और 15 20, 20 और 12 32, बचा 3, 3 और 10 13। आप पाएंगे साहब बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। और यदि मैं करूं इसे क्रॉस चेक, तो आपके सामने ये आने वाला है बिल्कुल 1 2 3 इंटू में 4 5 6 इज इक्वल टू 2 3 इंटू में 4 5 6 56 0 88, एक्चुअली 2 3 4 है। 2 3 4 इंटू में 5 6 7, 5 6 7 1 3 2 6 7 8, बिल्कुल सही। इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि देखो मेरे को करना हो तो मैं कैसे करूंगा, क्यों करूंगा? क्योंकि प्रैक्टिस ऑलवेज, ये सारा जो काम है प्रैक्टिस का ही है। आज से ही आपको तैयारी करनी है। आपकी लगभग 6 महीने बाद, 5 महीने बाद जब भी एग्जाम होगा, आप यदि आज प्रैक्टिस करेंगे तो ही उसका आपको जो रिजल्ट है वो मिलेगा। देखिए 4 5 6 3 4 3, करना कैसे है? देखो 6 3 18, एक रिमाइंडर 24 एक 25 और 15 40, 4 4 और 18 22 और 12 34, 34 20 54, 5 5 थी 20, 20 और 16 36, 3 4 थी 12 और 3 15। बहुत आसानी से इसी स्पीड से आप भी कर पाओगे। यदि आप, हो सकता है आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो, आप और ज्यादा स्पीड से कर पाओ। देखो एग्जाम में जब आएंगे ना क्वेश्चन, हवा नहीं लगेगी आपको यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो। ठीक है, एक आते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। वो हमारा प्रश्न था, हमने बीच में जो कैलकुलेशन को छोड़ दी थी वो करते हैं ये। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन है कि सब 8 और 2 और 16 18 1, 1 और 8 9 और 4 13 3 1, 1 और 2 3 और 1, ये हमारा आंसर आने वाला है। वो एक्चुअली ये तो जीरो है ना, 3388। आपके सामने आंसर आएगा साहब 13388, और यही आंसर है। एक्चुअली में जीरो को जीरो से गुना कराऊंगा तो एक नहीं आएगा, जीरो ही आएगा, और यही आपका आंसर होने वाला है। यदि आप यूनिट डिजिट से करते तो भी आपका आंसर बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट देखो हमारा होने वाला है, ए और बी मिलकर किसी काम, बहुत आसान प्रश्न, बहुत ज्यादा आसान। और इवन यदि एग्जाम में आ गया तो आप विद इन सेकंड्स कर पाओगे इसको। देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं।
और बी अकेले उस काम को 9 दिन में करता है, और ए अकेला उससे 2 गुना कार्य करने में कितना टाइम लेगा। क्या इन दोनों का एलसीएम ले लूं मैं, वही टोटल वर्क मान लें। आप बोलोगे साहब बिल्कुल टोटल वर्क वही मान लेते हैं। ये आ गया साहब 18। तो इसका एफिशिएंसी का रेशो, एफिशिएंसी इसमें कार्यक्षमता, एफिशिएंसी का रेशो इसका आ गया 6 को 3 से भाग देंगे 3, 18 में, 18 में 9 का भाग देंगे 2, इनकी एफिशिएंसी आ गई है 2। ए और बी की दोनों को मिला के 3 है और ओनली बी की 2 है, तो ए की कितनी हो गई। आप बोलोगे 1। कार्य कितना है 18, करना कितना है 2 गुना 36, 36 को 1 से डिवाइड करेंगे आप 36 को, तो आंसर 36 ही आएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा होने वाला है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। और सिंप्लीफिकेशन के बारे में एक बात तो आपको, यदि जैसे मैंने अभी बताई आपको, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है वो लाल बटे का परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन एच, एच बी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, यदि ये उसका बेसिक है, तो सिंप्लीफिकेशन का बेसिक है बोर्ड मास। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा BODMAS, मतलब क्या होता है, मतलब ये हमें जानना है। देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ पावर, ऑफ भी होता है। यदि कोई भी सिंप्लीफिकेशन में पहले इनका मतलब समझिए आप, फिर देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। इसका होता है साहब ऑर्डर ऑफ पावर। डी का मतलब डिवीजन, मास का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एड का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। अब देखिए इनका मतलब क्या होता है और क्या सीक्वेंस में है। इसी सीक्वेंस में सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन हमें हल करने होते हैं यदि आप सही आंसर प्राप्त करना चाहते हैं। प्री का मतलब ब्रैकेट, कहीं भी सिंप्लीफिकेशन की कोई भी इक्वेशन दी है या कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। देन ऑर्डर ऑफ पावर, जो कि इसी क्वेश्चन में दी गई है, मैं आपको बताऊंगा, या ऑफ, जहां भी ऑफ आ गया हो वो। देन डिवीजन का मतलब भाग देना, मल्टीप्लीकेशन गुणा, एडिशन प्लस, सब्सट्रैक्शन माइनस, इसी सीक्वेंस में हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, आप इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले लीजिए। और मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बोर्ड मास आपको देखो सिंप्लीफिकेशन, जहां जहां सिंप्लीफिकेशन होगा बोर्ड मास को आपको नीड पड़ेगी और बिल्कुल याद रखना है। देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, 7 की पावर 1 है, और रूट 7 क्या होता है। देखिए रूट 7 बराबर होता है, रूट 7 बराबर होता है 7, बराबर होता है 7 की पावर 1/2। ठीक है, गुणा में 7 की पावर 1/2, भाग में 7, 7 की पावर 1 कह सकता हूँ, एक्चुअली ऐसे ही है। 7 की पावर है, 7 की पावर है -5/2। ठीक है, तो देखो कोई भी संख्या है, जैसे 2 है, यहाँ मैं लिखूँ 2 की पावर -2, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है 1/2 की पावर 2। जैसे मैं कहूँ 4 4 की पावर -3, तो इसका इसका मतलब हो गया आपके पास 4 की पावर 4 क्यूब। मैं कहूँ 5 की पावर -6, आपके पास हो गया 1/5 की पावर। ठीक है, इसी हिसाब से होता है ये। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, भाग 1/7 की पावर 5/2। आप बोलोगे बिल्कुल, तो आपके सामने इक्वेशन है। यदि मैं भाग को गुणा में लेके जाऊं तो क्या ये पाव रिवर्स हो जाएगा क्या, कैसी है। मैं जो वर्ड बोला हूं, यदि मैं इसको साइन को, ये जो आपके सामने डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लीकेशन का साइन चेंज करूं, तो क्या 7 की पावर 5/2 को ऊपर ले जाऊंगा क्या। आप बोलोगे साहब हाउ। तो देखिए एग्जाम्पल बहुत आसान है, देखो गणित, लेकिन आपको लिंक करते हुए चलना है, छोटी चीजों से बड़ी चीजों की तरफ, शून्य से शिखर की तरफ, इजी से लेकर हार्ड की तरफ चलते हैं। देखो बहुत छोटे छोटे प्रश्नों में हम तैयारी करते हैं।
मैं बोलूँ साहब 5 में भाग देना है मेरे को 4 का, ठीक। तो क्या ये हो गया 5/4? आप बोलोगे बिल्कुल, बिल्कुल यही हुआ साहब। क्या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ 5 × 1/4? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। अब इसका मतलब समझो, साइन था भाग का, मैंने चेंज करके किया गुणा, तो क्या 1/4 हो गया क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल, ऐसा हमने नहीं सोचा था। और यदि मैं इसको इन्वर्स करना चाहूं, यदि मैं इसी को वापस इस पे आना चाहूं, तो क्या होगा? भाई ये और ये क्या सेम नहीं है क्या? आप बोले साहब बिल्कुल सेम है। तो मैं क्या इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 5/4? आप बोलोगे साहब इसमें कोई भी फर्क नहीं है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या आपके सामने? यदि मैं साइन को चेंज कर दूं, तो कर दूं गुणा 7/5/2। आप बोलोगे बिल्कुल। तो देखिए अब हमारे सामने क्या बन रहा है, 7 की पावर 1 गुणा में 7 की पावर 1/2 गुणा में 7 की पावर हमारे पास हो गई 5/2। और ये देखिए हमारे पास सबसे आगे चल रही है 7 की पावर 5, 7 की पावर 5। क्या ये इक्वेशन हो गई? देखो जब भी बेस सेम होता है, मैं एक बात बोल रहा हूँ आप बिल्कुल इसे नोट कीजिएगा, जब भी बेस सेम होता है, समान होता है, एज इट इज होता है, तो पावर आपस में जुड़ जाती है। कैसे? फिर से देखो एग्जाम्पल, बहुत छोटी छोटी चीजों का एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे हम, और बहुत आसानी से। देखो आपकी जो सिंप्लीफिकेशन होने वाला है, एलजेब्रा भी जब भी होगी, जिस भी स्टूडेंट को एक्स वाई से, एक्स वाई जेड ए बी सी इनसे डर लगता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब हम एलजेब्रा पढ़ेंगे आपको मैं इसी हिसाब से, इसी अंक गणित से, इसी बिल्कुल अर्थमेटिक से एकदम रिलेट करके बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी भय नहीं लगेगा। देखिए यदि मैं बोलूँ 2 की पावर 1, तो क्या 2 ही हुआ? मैं बोलूँ 2 की पावर 1 गुणा में 2 की पावर 1, इसे मैं कह सकता हूँ 2 गुणा में 2। आप बोलोगे साहब बिल्कुल। क्या 2 की पावर 2, 2 गुणा 2 4 हो गए क्या? क्या इसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। तो क्या पावर जुड़ गई क्या? एक और एक मिलके 2 हो गई क्या? 2 की पावर 2। क्या यही आ रहा है? आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आ रहा है। इसे मैं यदि मैं सेम मान के चलूँ, 7 सेम है ही, मानना गया है। 7 पावर देखिए जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 6 और आधा 6.5, 6.5 और 2.5 9। आप बोलोगे साहब 7 की पावर 9। यहाँ क्या है? 7 की पावर दे रखी है साहब 2x+3। यदि बेस आपके सामने सेम है, तो क्या पावर समान है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा था। भाई देखो बेस सेम है, इक्वल टू का साइन बीच में है, बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर भी क्या सेम ही होगी क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। तो हमारे सामने हो जाएगा 2x+3, इसका मतलब हो जाएगा 9, और 3 को इधर लेके जाऊं मैं, तो 2x का मतलब हो जाएगा 3 माइनस में जाके 6, x का मतलब हो जाएगा 3। क्या यही प्रश्न में पूछा गया है क्या? आप बोलोगे साहब x की वैल्यू ही पूछी गई है हमसे, ये लो x बराबर, ये हमारा आंसर हो गया x बराबर 3। क्या आपको समझ में आ पा रहा है? देखिए हर प्रश्नों को समय दें आप। यदि यहाँ समय देंगे, आपको एग्जाम में इतना समय देने की नौबत नहीं आएगी। और यदि आप यहाँ समय नहीं देंगे, बिल्कुल स्वाइप करते जाएंगे, तो एग्जाम आपको स्वाइप कर देगा। एग्जामिनर आपको स्वाइप कर देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। एक है चेतन नाम का व्यक्ति, जो ए अपने शहर से बी की तरफ चलता है। बोला कि सब सामान्य चाल के 3/5 से चल रहा है। इसका मतलब यदि वो पहले 5 की स्पीड थी, तो अब 3 की स्पीड है। बोलोगे साहब बिल्कुल। तो वह ड्राइव करते हुए इतने मिनट ज्यादा लगते हैं, 52 मिनट ज्यादा लगते हैं। देखो दूरी यदि कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशो होता है, आपके सामने देखो स्पीड का रेशो दिया गया है, ये सामने दिया गया है स्पीड का रेशो। तो स्पीड का रेशो है वो इनवर्स होता है, उल्टा होता है बिल्कुल किसके? समय के, टाइम के रेशो के। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, फिर है देखो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, यदि इनमें से कोई भी चीज, कोई भी एक चीज कांस्टेंट है, यहाँ दिया गया शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी, वो ऑलवेज सेम रहेगी, डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो स्पीड का रेशो है 3/3:5, तो क्या टाइम का उल्टा हो जाएगा? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। टाइम का हो जाएगा हमारे पास 3/5। देखो पहले उसकी स्पीड थी 5, अब हो गई उसकी स्पीड 3।
पहले उसे टाइम लगता था 3, अब लग रहा है 5। कितना ज्यादा लग रहा है? आप बोलोगे साहब 2। प्रश्न में कितना दिया गया? क्वेश्चन में दिया गया 52, 52 की वैल्यू है 2। बोल रहा है कि पहले सामान्य चाल से उसे कितना समय लगता था, मतलब पहले उसे कितना समय लगता था? आप बोलोगे साहब 3 और आंसर प्राप्त करो। अब ये तो सोल्व करना आता ही है ना आपको। तो इसको काट देगा तो 26 बार, और 26 3 78। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट हमारा होने वाला है किरण और महेश है हमारे सामने। ठीक है, इनकी जो इनकम है, आय, इनकम का रेशो है इनका 5:8। और पर पर्सन इन दोनों में से प्रत्येक, दोनों के दोनों 72,000 रुपए की बचत करते हैं। सेविंग, सेविंग है इनकी 72,000 रुपए। ठीक है, और बोल रहे हैं साहब उनके एक्सपेंडिचर, व्यय, एक्सपेंडिचर की यदि वो बात कर रहा है तो आपके सामने रेशो दिया गया है 2:4। अब मैं आपके सामने एक बात बोलता हूँ, बहुत बेसिक सी बात है, बहुत आसान सी बात है, आप बताना क्या है, सही है क्या? मैं कह रहा हूँ आय, इनकम क्या होती है आपकी? इनकम के देखो दो फैक्टर होते हैं। एक होता है आपका एक्सपेंडिचर, इट मीन्स खर्च। दूसरा होता है सेविंग, यानी बचत। दो ही फैक्टर होते हैं क्या? देखो यदि आपकी 10,000 रुपये इनकम है, अब 5,000 रुपये खर्च करते हैं तो क्या 5,000 बचा रहे हैं? यदि मान लो 10,000 इनकम है, 5,000 बचा रहे हैं, तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि साहब मैं खर्च भी तो 5,000 कर रहा हूँ। इसमें कोई ये इतनी बात आपके समझ में आ पा रही है? यदि आप 10,000 कमाते हैं, आपकी इनकम 10,000 है, 5,000 आप बचाते हैं, तो खर्च कितने कर रहे हैं? आप बोलोगे साहब बचे हुए 5,000। यदि मैं बोलोगे साहब आप 5,000 खर्च करते हैं तो बचा कितने रहे हैं? अब बोलोगे साहब बचे हुए 5,000। तो इनमें कोई फर्क है क्या? अब आ जाता हूँ इनके इनवर्स केस में। यदि मैं आपका खर्च और सेविंग, आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग, व्यय और खर्च, दोनों को यदि जोड़ दूं, क्या इनकम बता सकते हो क्या? यदि मैं बोलूँ कि मैं 5,000 खर्च करता हूँ और 5,000 बचाता हूँ, तो मेरी इनकम, आप बोलोगे साहब 10,000। बिल्कुल डिट्टो ऐसे है। देखिए जब भी रेशो का क्वेश्चन आए आपके सामने, तो आपको सबसे पहले जो कार्य करना है वो क्या होता है? आपको जो सबसे पहले करना है वो करना है साहब, इन दोनों का डिफरेंस सेम। डिफरेंस यहाँ क्या आ रहा है? आप बोलोगे 3। यहाँ क्या आ रहा है? आप बोलोगे 2। तो क्या मैं इसको 2 से गुना कर दूं और इसको 3 से गुना कर दूं? इसको यदि मैं 2 से गुणा कर दूं और इसको मैं 3 से गुणा कर दूं, तो क्या डिफरेंस सेम हो जाएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल डिफरेंस सेम हो जाएगा। देखिए कैसे, 3 से गुणा करता हूं तो 15 रेशो में आता है हमारे पास 24। 2 से गुणा कराना है एक्चुअली, ऊपर वाले को तो 2 से कराना है ना। 2 से हो जाएगा साहब 10:16। और नीचे वाले को मैं 3 से गुणा कराऊं तो हो जाएगा साहब 6:12। ये हमारे पास रेशो आ गया। बोल रहा है कि साहब 10,000 इनकम थी, खर्च कर रहे हैं वो 72,000। ठीक है, 72,000 बचा रहे हैं, एक्चुअली सेविंग है उनकी। तो क्या उनका एक्सपेंडिचर का रेशो आ गया क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। देखो प्रश्न, क्वेश्चन के रेशो में दिया गया 10 रुपए कमा रहे हैं वो रेशो में, 72 खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ खर्च कितने कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं क्या? तो 72,000 की वैल्यू है हमारे पास रेशो में 4। यहाँ भी देखो एक्चुअली इनके डिफरेंस को सेम करने का जो औचित्य था वो मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली हमें जो सेम करना है वो ये करना है, 6 में से 4, 10 में से 6 गए 4, 16 में से 12 गए 4, सेम आ रहा है ना? बिल्कुल। और ये सेम क्यों किए हैं? क्योंकि दोनों ही 72,000 रुपये ही बचा रहे हैं, सेम अमाउंट बचा रहे हैं, तो डिफरेंस सेम कर दिया हमने। क्या बहुत शानदार मेथड है या नहीं, ये बताना आप। डिफरेंस सेम करते ही आप बोलोगे साहब 72,000 वैल्यू है 4 की, पूछा जो हम बता देंगे। तो किरण की मासिक आय पूछा है, तो किरण की मासिक आय कितनी है? 10। तो साहब 10 से गुणा करा देंगे इसको, 4 इसको काटेगा 18 बार, और ये हमारे पास आ जाएगा 180,000। क्या यही आंसर आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आंसर। समझ पा रहे हैं आप? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। बिल्कुल आपको पेशेंस बना के रखना है। पेशेंस और कंटिन्यूटी, ये दो ही चीज चाहिए आपके एग्जाम क्रैक करने में, वो बिल्कुल मस्ट है आपके पास। आप में धैर्य होना चाहिए, आप में निरंतरता होनी चाहिए, आप में पेशेंस होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। बोले साहब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हमारे पास में ये, और एक भुजा दे रखी है।
जैसे ये कोई भी त्रिभुज है, कि एक भुजा दे रही है 12.3 और इसका एरिया दिया हुआ है हमारे पास, एरिया दिया हुआ है 61.5। ठीक है, आप बोलोगे साहब त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। बेस हमारे पास है 12.3 और हाइट क्या होगी, क्या मैं सामने से बिल्कुल ये परपेंडिकुलर डाल दूं, क्या यही हाइट है क्या? बोल रहा है सम्मुख शीर्ष से सामने वाला जो भी एंगल है उससे मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन खींचूं, तो उसी की लाइन का माप पूछ रहे हैं, तो क्या वो हाइट ही है क्या? आप बोलोगे साहब ये तो हाइट ही है, तो इसमें पुटअप करने के बाद देखो 1/2, बेस कितना है तो 12.3। ठीक है, हाइट हमें फाइंड करनी है, एरिया हमारे पास दिया हुआ है, तो क्या फाइंड कर देंगे क्या? देखो 12 पॉइंट, देखो दशमलव से दशमलव गया और 123 इसको काट देगा 5 बार, 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 10। क्या यही आंसर है? आप बोलोगे बिल्कुल साहब यही आंसर। बिल्कुल आप बहुत आसानी से प्रश्नों को कर पाएंगे यदि आप धैर्य बना के समझते हुए चीजों को चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन ये बोल रहे हैं साहब हमारे पास 3 भुजाएं हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपने एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट हुआ हीरोज का यदि नाम ने आपने नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ आपको, हुआ है एक ऐसा साइंटिस्ट, बहुत शानदार गणित का ही मैथमेटिशियन था, और उसका दिया हुआ एक फॉर्मूला है और वो आपको ऑलवेज याद रखना है। और वो क्या है? वो है साहब ये आपके सामने, आपके सामने जो फॉर्मूला देके गया है वो है एस, एस माइनस में ए, एस माइनस में बी और एस माइनस में सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। त्रिभुज के एरिया का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का यदि मैं आपके सामने फॉर्मूला रखूं तो बिल्कुल ये होता है। देखो एडवांस मैथ में आपको फॉर्मूले रटने होंगे, रटने होंगे और रटने ही होंगे। अर्थमेटिक में जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, इवन 10 फॉर्मूले भी याद नहीं करने हैं, बट देखो एडवांस मैथ में आपको याद करने होंगे दोस्त, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। आप ट्रायंगल का एरिया ये फॉर्मूला याद रखिए, आगे मैं सिर्फ बताऊंगा आपको, ही रोज का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, देना फाइंड करना। एस क्या है यहाँ पे? एस है पूरा जितना भी ये परिमाप है इसका, उसका हाफ। तो परिमाप क्या है? देखो त्रिभुज है हमारे सामने, थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या? ये लो साहब बड़ा, यह है 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये सी। बी के सामने की भुजा बी, ए के सामने की ए और सी के सामने की। तो इन तीनों को मैं जोड़ूं, 12 और 9 21 और 7 28, 28 का मैं आधा कर दूं तो हमारे पास आ रहा है 14 और यही वैल्यू है एस की। फॉर्मूले में रखें यदि आप तो पाएंगे साहब, देखो मैं रूट को नहीं ले रहा हूँ, रूट हम बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। एस गुणा में एस माइनस ए 3, एस है हमारे पास 14, तो एस माइनस में 9 तो आ गया साहब 5, गुणा में एस माइनस बी, आप बोलोगे साहब एस माइनस बी 7, आप बोलोगे साहब एस माइनस सी, एस माइनस सी आपके सामने है 2, ये रूट में चल ही रहा है। इसे सोल्व करोगे तो 14 ये हो गया और 14 ये हो गया, तो रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या ओनली 14 आएगा क्या, और अंदर रह गया 5, तो 14√5, ये हमारा आंसर होने वाला है। यदि आपको ये फॉर्मूला आता है तो बहुत आसान है आपके लिए प्रश्न करना, यदि देखो ये नहीं आता है तो आप फंस जाते एग्जाम में, और आप बिल्कुल इसे देखते ही आगे बढ़ जाते। आप एक्चुअली लाइब्रेरी में जाना आज, या किसी को पेपर अटेम्प्ट करते हुए देखना क्वेश्चन पेपर सेट, यदि उसे नहीं आता ना वो उसे देखते ही आगे बढ़ जाएगा, और बिल्कुल बहुत आसान था। यदि 15-20 सेकंड में आपको याद हो रहा है, एक नंबर आपको मिल रहा है, और हो सकता है आप एग्जाम में एक ही मार्क्स से रह जाएं, तो मेरे दोस्त मेहनत करो, आप लग ही जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखो हमारे सामने बहुत सारी इक्वेशन दी गई है, पूछा है हमारे पास मोड। मोड है क्या होता है? देखो मोड की यदि मैं बिल्कुल सीधी सीधी परिभाषा बताऊं तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही आपका मोड होता है। आप बोलोगे साहब इसमें सबसे ज्यादा रिपीट तो हम देख लेते हैं, यदि एक्स और वाई का मान पता चल जाए तो एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाए। अब बोलोगे साहब वैसे तो देखो 7 आ रहा है 3 बार, लेकिन मैं कहूँ एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू 8 8 हो जाए तो 8 4 बार हो गया,
तो क्या 8 आंसर नहीं हो जाता? इसीलिए x और y का मान ज्ञात करना है हमको। तो दिया हुआ हमारे पास प्रश्न में 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 42 और दिया हुआ है 7x प्लस 3y का दिया हुआ है 58। यदि मैं इसे जोड़ दूं तो हमारे पास आ जाएगा क्या, ये 10x प्लस 10y बराबर में 100 और 10 में कॉमन ले लूं यहाँ पे तो x प्लस वाई बराबर में 100 और ये इसको काट देगा 10 से 10 तो x प्लस वाई का मान हमारे पास 10 आ गया क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल आ गया। आपको पता चल गया कि x और y दोनों मिला के 10 है। अब देखो आपके सामने दो केस हैं, या तो आप इस इक्वेशन में कोई भी ऐसी दो वैल्यू रख लो जिनके गुणा, जिनके दोनों को जोड़ने में 10 बन पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसको 3 मान लूं x को और y को 7 मान लूं, या फिर x को मैं 7 मान लूं और y को 3 मान लूं, आप बोलोगे साहब मान तो लोगे, मानने को तो मैं 6 और 5 भी मान लूं, लेकिन आप इसे चेक कैसे करेंगे कि यह सत्य सच सही है क्या, ये वैल्यू मेरे जो आंसर प्राप्त कर रहा हूँ या जो वैल्यू रख रहा हूँ सही है क्या? देखो मैं दो केस बता रहा हूँ, पहले मैं इसको सोल्व करना ही बता देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। अब आ गया साहब x प्लस वाई, यदि आपके पास x माइनस वाई हो तो आप फाइंड कर लेंगे कि आप बोलोगे साहब बिल्कुल। तो x माइनस वाई कैसे फाइंड करेंगे? देखो आपके सामने ये दी गई है, अब मैं इसको यदि माइनस कर दूं, आप बोलोगे साथ यहाँ गया तो हमारे पास बचा माइनस के 4x, यहाँ हमारे पास बचा प्लस के 4y, या हमारे पास बच रहा है माइनस के 16, या मैं -4 कॉमन ले लूं तो वापस या x माइनस वाई बराबर में -16। देखो माइनस से माइनस कट गया, 4 इसको काटेगा 4 बार, तो x माइनस वाई 4 आ गया क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। x प्लस वाई हमारे पास दिया हुआ है 10। अब फाइंड कर दोगे, आप बोलोगे साहब इसे जोड़ दें तो ये तो कट ही गया, तो 2x बराबर 14, x बराबर आ गया हमारे पास में x 7 है, x प्लस वाई 10 है, तो आप बोल सकते हो y हो गया साहब 3। आप बोल रहे हो साहब आप यहाँ में कुछ बता रहे थे वो रह गया, तो देखो वो मैं बता क्या रहा था आपको, ध्यान देना इस बात पे। वो मैं बता रहा था यदि कोई भी वैल्यू पुट करो इसमें इक्वेशन में और ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए तो क्या वही आंसर है क्या? आप बोलोगे साहब निकाला क्या था हमने, x की वैल्यू 7, तो x की 7 और y की 3, क्या मैं बिल्कुल सोच के ये रख लेता x की जगह 7, तो देखो x की जगह यदि मैं 7 रखता और y की जगह 3 रखता तो सेटिस्फाई हो रही है क्या इक्वेशन? आप बोलोगे 7 3 21, 3 सत्ते 21 बराबर में 42, क्या 42 बराबर में 42 आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल, ये तो सही है, इसका मतलब ये आंसर है। देखो आपके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा हो, बिल्कुल बेसिक से पहले दिन भी आप एग्जाम क्लास में बैठ रहे हो तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल समझते हुए चलना है चीज़ों को बहुत आसानी से। और देखो ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप इसको 2 बार 3 बार भी रिवाइंड करके, यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कितनी बार भी रिमाइंड करो, आप आंसर बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। और सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में समझा रहा हूँ प्रश्नों को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। बोल रहा साहब एक पिता है फादर और दो हैं उसके सन, सन प्लस सन, ठीक है। उनकी आयु का रेशो है 2:1 और आज से 20 वर्ष बाद, बात करूं मैं 20 वर्ष बाद की, यानी 20 ईयर आफ्टर 20 ईयर्स, वो हो जाएगा साहब रेशो बराबर 1:1। तो अब एक चीज को नोट करना, मैं आपको बोल पा रहा हूं क्या? तो साहब इन दोनों की आयु बच्चों की और पिता की आयु, दोनों की बच्चों की जो टोटल आयु है से 2 गुना है पिता की आयु। लेकिन 20 साल बाद क्या समीकरण बन रहे हैं हमारे, 20 साल बाद बोल रहे हैं कि साहब दोनों की आयु मिला के और पिता की बराबर हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि मैंने आपको शायद बहुत पहले एक क्लास में समझाया था कि आयु का डिफरेंस ऑलवेज सेम रहता है। यदि यहाँ डिफरेंस था तो यहाँ क्लियर कैसे हो रहा है साहब? डिफरेंस तो ऑलवेज मरणोपरांत जीवन पर्यंत सेम ही रहता है क्या?
आप बोलोगे साहब बिल्कुल। आपने बोला था आप समझाओ यहाँ अलग क्या हो रहा है। आप एक बात को नोट करना, यहाँ 20 साल बाद इसकी आयु बढ़ रही है 20 साल, लेकिन यहाँ इन दोनों की 20-20 साल बढ़ रही है, तो क्या यहाँ 40 साल बढ़ रही है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। यही वो टेक्निकल जो ग्लिच है ना इस क्वेश्चन में, वो यही है। यहाँ आपके काफी रेशो मेथड फेल हो जाते हैं। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपकी समझ अच्छी है, तो आप प्रश्नों को कर पाएंगे। और वो क्या है वो देखना। देखो एज का डिफरेंस कहाँ गायब हो रहा है। आप बोलोगे साहब ये 20 बढ़ रहा है और ये 40 बढ़ रहा है इसलिए गायब हो रहा है। तो कब मैं कह सकता हूँ कि वो डिफरेंस 20 ही था क्या? भाई एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है? देखो ये बढ़ रहा है 20, ये बढ़ रहा है 40, इसलिए ही तो बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये 20 ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्या 20 ही डिफरेंस था क्या? देख लेते हैं। पिता की आयु यहाँ दी गई है 20 साल, इसका मतलब 20 साल ही तो ज्यादा थी। वो डिफरेंस 20 का ही तो था। तो 20 का यदि मैं 40 करूँ 2 से गुना, तो पिता की आयु आ गई 40, और दोनों पुत्रों की, दोनों सन की आयु जो हमारे पास वो आ गई। देखो 20 साल का डिफरेंस है, डिफरेंस बिल्कुल इक्वल हो रहा है। आप फिर से देखना। तो मैंने बोला क्या वो डिफरेंस 20 का ही था क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल 20 का ही तो वो डिफरेंस था। तो आप बोल सकते हो यहाँ डिफरेंस यदि 20 का है, तो पिता हो गया 40 साल का, दोनों पुत्र हो गए सन प्लस सन, दोनों बेटे फादर, ये हो गए 20 साल के। यही तो वो डिफरेंस था 20 का, तभी तो 20 क्रिएट होगा। यदि मैं 30 लेता तो यहाँ 2 गुना 60 नहीं आता क्या? तो डिफरेंस हो जाता 30 का। इसलिए रेशो में वैल्यू है 1:20 की, तो आ गया 20, 1:2 40। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं? यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल आप थोड़ा सा देख कीजिए चीज़ों को। आपके सामने तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, और आप देखिए कि साहब कैसे हो रही है। ठीक है, आगे देखिए पूछ क्या रहा है। बोला साहब पिता की प्रेजेंट आयु क्या है? तो आप बता सकते हो साहब पिता तो 40 साल का है। ये फादर की एज साहब है 40 ईयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जैसा पिता और उसको पिता की आयु, ये है फादर, ये है सन, बोल रहा है कि साहब 5 गुना है। बिल्कुल। यदि उनकी टोटल आयु का योगफल, इसका मतलब यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, तो आ रहा है साहब हमारे पास 54। क्या मैं कह सकता हूँ 54 है हमारे साहब वैल्यू 6 की, रेशो में 6 की तो दे रखी है। और पूछ रहा क्या है? पूछ रहा है कि सब सन की आयु क्या है, तो गुणा करा दूंगा मैं 1 से। 6 इसको काटेगा 9 बार। क्या 9 ही आंसर आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल 9 ही आंसर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट बोल रहा है साहब इन दोनों का, इन ये एक संख, देखो एक आपके संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 2 3 4, इन चारों का औसत है 12। तो क्या टोटल मिला के 12 को 4 से गुना करा दो तो 48 है क्या? यदि इनका एवरेज 12 है तो क्या टोटल 48 है क्या? आप बोलोगे साहब ये बिल्कुल टोटल है 48। और 3 कितने हैं? 3 बोलोगे साहब 7 और 6 13 और 5 18, 10.1 शेष। तो 1 और 19 20 और 10 30 और 6 36। 48 में से यदि मैं इसको माइनस कर दूंगा तो आपके सामने क्या आएगा? 11.2 आएगा क्या? आप बोलोगे साहब यही हमारा आंसर होने वाला है, क्योंकि ये मान है ए का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न होने वाला है वो साहब एक इतनी लंबी रेलगाड़ी है, 1312 मीटर लंबी है, और उसकी स्पीड है 54 मीटर प्रति सेकंड। और वो एक सुरंग है, ये मान लेता हूँ टनल। ठीक है, टनल को मैं टी से शो कर रहा हूँ, आप समझ जाना टनल, हिंदी मीडियम वाले समझ जाना, सब सुरंग की बात हो रही है। ठीक है, और ये इसे पार करिए कितनी देर में? 54 मीटर प्रति सेकंड में, स्पीड से कितनी देर में? आप बोलोगे साहब बिल्कुल ये इसे पार कर रही है 106 सेकंड में। क्या इसे मैं सॉल्व कर तो आंसर प्राप्त कर लोगे? 54 देखो इधर जाएगा, 54 इधर आके गुणा हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया आपको गुणा कैसे करना है। आप बोलोगे साहब 6 4 24, 2 2 और 30 32, 32 3, 3 और 4 7, 7 और 7। ठीक है, आप बोलोगे 5, तो आपके सामने ये आ गया 1312। इसमें से मैं माइनस कर दूं, देखो आया क्या हमारे पास। ठीक है, इधर आ गया 1312 प्लस टी, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 1312। तो आपके पास आ जाएगा 4 4 1।
ठीक है, यही आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल यही आ रहा है, तो यही आंसर है हमारा टनल का। सुरंग की लंबाई तो पूछ रहा है टनल की। टनल की लेंथ हो गई हमारे पास 4412। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा होने वाला है कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, आपका 7 से विभाजकता का नियम। यदि आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। और होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपके सामने 4 एग्जाम्पल है, हम इसे सॉल्व करेंगे और मैं आपके सामने 1 2 3 चारों एग्जाम्पल कराऊंगा। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल एक्चुअली होता क्या है। देखना, पहली संख्या में लूँ यदि यहाँ पे यही लिख देता हूँ 6825907। 7 से डिविजिबिलिटी रूल यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत आसान होने वाला आपके लिए। ठीक है, और एग्जाम में यदि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया तो आप सोल्व करने इतनी बड़ी बड़ी संख्या को 7 से भाग देने बैठोगे और सोचो आप ए से स्टार्ट करें और डी आंसर आ रहा है, तो आपके कम से कम में 3 से 4 मिनट खराब होने वाले हैं। तो देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जहां तक हमारा सॉल्यूशन नहीं आ रहा आंसर, तब तक मैं फाइंड करूंगा। और क्यों करूंगा, ताकि आप एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल करें और आप 7 का डिविजिबिलिटी रूल आराम से सीख पाए। देखिए यदि मैं 7 का 2 गुना इसमें से माइनस कर दूं और एक्चुअली जो लास्ट डिजिट है उसका 2 गुना आगे की संख्या में से माइनस करते हुए चल रहा है और आगे बढ़ते हुए चल रहा है। देखिए कैसे, देखो 7 का 2 गुना इसमें से माइनस कर दूं, 6 8 2 5 90 में से 7 का 2 गुना होता है 14। 14 माइनस करना है तो बचा क्या हमारे पास 7 6। 7 को तो हटा के ही चलना है। देखो 7 को हटाओ और बची हुई में से 7 का 2 गुना माइनस कर दो। ठीक है, अब यहाँ क्या बच रहा है 6। आप बोलोगे साहब 6 को हटा दूंगा और 6 का 2 गुना 12 माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6 8 2 4 5। ठीक है, आप बोलोगे साहब 5 को हटाओ, 5 का 2 गुना माइनस कर दो, तो 6 8 और 10 14। अब बोलोगे साहब 4 का 4 हटाओ और 4 का 2 गुना, तो 6 और 8 माइनस कर दोगे 81 में से, तो क्या 73। आप बोलोगे साहब 3 को हटाओ, 3 का 2 गुना, तो बजाएगा 61। अब 61 को तो आप बिल्कुल भाग दे के देख सकते हैं, 61 में 7 का पूर्णतः भाग नहीं जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम सेकंड नंबर का, ये वाला ले रहा हूं मैं ना, बी। ये हमारे पास 7 6 0 यदि मैं इसको 7 से भाग के देख के देखूं, 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूं, तो एक और एग्जाम्पल के साथ हम ट्राई करते हैं आपको सिखाने के पर्पज से कि आपकी अप्रोच क्या हो। ठीक है, तो देखो 8 का 2 गुना करना है, माइनस करते हुए चलना है, तो 7 6 6 8 का 2 गुना होता है 16, तो 16 माइनस कर दूंगा मैं, तो क्या 0 6 1 आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल आ रहा है। आगे देखिए, एक को हटाओ, एक का एक्चुअली एक का 2 गुना माइनस कर दो, तो 7 6 6 0 4। आप बोलोगे साहब 4 का 2 गुना माइनस कर दो, 7 6 5 2। आप बोलोगे साहब 2 का 2 गुना माइनस कर दो, 7 6 1। आप बोलोगे साहब 1 का 2 गुना 7 4। इसमें तो देखे देख ही सकते हो क्या जा रहा है क्या? आप बोलोगे साहब नहीं जा। तीसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं सीखने के पर्पज से, सी। ये साहब 7 1 3 2 9 5 1, 7 1 3 2 9 5 1। 7 से चेक करते हैं, एक का 2 गुना माइनस करना है, 7 1 3 2 9 3। ठीक है, 3 का 2 गुना 7 1 3 2 और 3। आप बोलते हो फिर से 3 का 2 गुना 7 1 और 2 6। 6 का 2 गुना 7 0 0। इसको 7 से भाग के देखो तो कुछ जा रहा है क्या? आप बोलोगे साहब जा रहा है, और यही हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल आप सीख पा रहे हैं। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि होने वाला है 1,20,000 रुपये। एक कार खरीदती है और उस पर टोटल कितने रुपए और लगा देती है? 28,500 एक्चुअली खर्च कर देती है, चाहे मरम्मत हो, चाहे वो मॉडिफाई करवा रही हो, कुछ भी कह सकते हैं। टोटल उसने खर्च कितने किए हैं? आप बोलोगे साहब इतने रुपए खर्च कर दिए,
148,500। बोले कि साहब 1,38,600 में बेच रही है, 1,38 यदि 600 में बेच रही है तो क्या उसका ये सीपी हो गया क्या सेलिंग प्राइस हो गया क्या? आप बोलोगे साहब लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? देखो, एक 48,500 में खरीद रही है और एक 38,600 में बेच रही है, तो ऑब्वियस सी बात है साहब इसको हो तो लॉस ही रहा है। तो ये क्या प्रॉफिट के दो आंसर हमारे कट गए क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। वो कितना रहा है? आप बोलोगे इसमें से इसको माइनस कर दूं मैं, तो हमारे पास आ रहा है लगभग 99,400। ये यही आ रहा है क्या? 10,000 में से 100? हाँ बिल्कुल यही आ रहा है। और इसका कॉस्ट प्राइस क्या था? का था 148,500। कितना परसेंट हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें निकालना आता है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, और यदि मैं इसको गुणा करूं, देखो अब दो ऑप्शन हमारे कट चुके हैं। अब हमारे पास 8 या 6। बोल रहा है कि 10। देखो परसेंटेज में नहीं जाना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं उस बात को समझो। मैं बोल रहा हूं 8 और 6, इसको यदि मैं 6 गुना करूं तो 14, इसके दो डिजिट लो आगे की। 14 6 84 और 14 7 98। लेकिन ये 85 भी है। देखना कैसे, यदि मैं इसे 7 से गुणा करूं, ठीक है, तो बोलोगे साहब 7 5 35 और 7 8 56 और 3 59। 5 7 चौक 28 और 5 33 3। ये 7 ये हो रहा है क्या? इसका मतलब ये 7 से तो कम है। 99,000 क्या इसके 7 से कम है क्या? आप बोलोगे साहब कम तो है, 7 से तो कम है। वर्बली मैं इसे मान लगभग मान लेता हूँ कि ये 148 या 150 के आसपास है। तो 15 7 105, 10,500। और मैं 7 माइनस कर दूं, 15 7 105, मतलब 10,395 आ रहा है। ठीक है, अब बोलोगे साहब बिल्कुल, तो इसका मतलब 7 से कम है। 7 से कम हमारा एक ही आंसर है, ये यही हमारा। देखो इन्हीं इन्हीं आप कुछ मेथड की वजह से, यदि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही है, अप्रोच सही है, तो आप बहुत आसानी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, तेल की कीमत पहले बढ़ी है साहब 50%, इसकी फ्रैक्शन आती है 1/2, बढ़ गई हो गई 3/2। तो क्या मैं कह सकता हूँ पहले उसकी वृद्धि हो गई 3/2? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। फिर से 40%, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, और 5 से बढ़ के 2 7 हो गए, तो क्या कह सकता हूँ 7/5? आप बोल रहे हैं साहब इसकी एकल, ये टोटल कितना परसेंट बढ़ गया एक बार में? यदि मैं एकल सेम फ्रैक्शन, सेम आपको एक ही परसेंटेज बताना चाहूँ, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया? आप बोलोगे साहब 3 7 21 और 5 दूनी 10। 10 से बढ़ के कितना हो गया? 21। कितना बढ़ गया? 11। किस पे? 10 पे। कितना प्रतिशत? आप बोलोगे साहब 1 जीरो से 1 जीरो गई और 110%। देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, यदि मैं आपको बताऊं, होता है यदि आपके सामने कोई भी दो दी हुई हो और आपको एक परसेंटेज चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखना, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, क्या यही होता है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। करते हैं इसे, एक सॉल्व करते हैं। एक्स को मान लेता हूँ पहली और वाई को मान लेता हूँ दूसरी। तो क्या 50 प्लस 40 प्लस 50 गुना में 40/100। 1 2 जीरो से एक और 2 जीरो गई, ये हो गए 90। 5 गुना 4 20, तो 90 और 20 110। यही आंसर आ रहा है क्या? आप बोलोगे साहब यही आंसर। देखो आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? मैं फिर भी ये मानूंगा, काफ़ी लोग आपको ये बताएंगे, फिर भी मैं मानता हूँ कि आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए जो मैं बता पा। आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए, क्यों? क्योंकि यार दोस्तों, जो आपकी प्रैक्टिस होती है ना, जो आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं, जो आप आज प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में वैसा ही माहौल मिलेगा आपको। आप ऐसा नहीं सोचोगे साहब मैं आज यहाँ ऐसा कर लूँगा, एग्जाम में वैसा कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। जो आप यहाँ करेंगे एग्जाम में वही अप्लाई करेंगे। तो प्रैक्टिस आपको ये लेते हुए चलती है, क्यों? क्योंकि देखो ये एग्जाम में बहुत छोटा प्रश्न आ गया, हो सकता है कि आपको छोटा है, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। यहाँ भी आपको उतना ही समय लग रहा है। आप बोलोगे कैसे? देखो मेरे को पता है फ्रैक्शन 50%, 3/2, फ्रैक्शन 40%, 7/5, 21/10, मेरे को पता है 11/10 110% होता है। इतना ही टाइम लग रहा है। आपको एक्चुअली याद नहीं करना, इसीलिए मैं बताया कि बेसिक पूरी अर्थमेटिक में आपको कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग
आपकी समझ अच्छी है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको याद कुछ भी नहीं करना है। चलता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे होने वाले है, क्योंकि वार्डरोब है उसका मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस इट मीन्स अंकित मूल्य 8640, जो कि क्रय मूल्य से 35% अधिक है। यदि 20% छूट पर बेचा जाता तो प्रॉफिट क्या होता, प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज क्या था। देखो ये जो डेटा दिया गया है ना, आपको एग्जामिनर बेवकूफ बनाने के लिए किया है। आपको आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है, आप कुछ भी मान के चल सकते हो ना। जैसे मान लो कोई भी थी वस्तु 100 रुपए की थी, 35% बढ़ाया 135 की हो गई। अब बोल रहा है कि साहब इसे 20% की छूट दे दो, इसकी 20% क्या हो जाएगी, क्या 20% 1/5 हो जाएगी क्या। आप बोलोगे साहब बिल्कुल, 1/5% छूट दे दूं तो बचा कितना, 4/5, 4/5, 5 इसको काटेगा 2, 7, 7 और 2 27 को गुणा करोगे आप 4 से तो आपके पास होने वाला है 108। क्या 100 में खरीदा 108 में बेचा, 8 रुपए बच गए, क्या इसका मतलब 8% के आपके प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, यही हमारा आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट A/B, B/C और C/D, ये है ABCD कितना है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या आज की क्लास में, हमने निकाला था 8, 24, 18, 21। एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक्चुअली रिपीट हो गया है। ठीक है, चलो मैं फिर भी कर ही लेते हैं। देखो 1:3 दे रखा है, बी का दे रखा है 4:3, तो सॉल्व करूंगा 4:12:9 दे रखा है। C/D 6:7, 6 चौके 24, 12 छिके 72 और 9 छिके 54 और 9 सत्ते 63। 3 से मैं इसको काट दूंगा, 8:24:18:21, ये आंसर। इतनी जल्दी मैं इसलिए किया हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। एक्चुअली शायद लगभग पहला या दूसरा क्वेश्चन ही था इस पेपर सेट का, फिर से रिपीट हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ABCD के, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई आपके सामने एक रेक्टेंगल है, आयत, A, B, C और D, कोई एक बिंदु है, कहीं भी मान लेते हो, कहीं भी एक बिंदु मान लो, कोई एक बिंदु है P से A की डिस्टेंस, P से B की डिस्टेंस, P से C की और P से D की। तो आपके सामने दिया क्या हुआ है, बोल रहे थे P है 85, ये हो गया 85, PB है 65, ये हो गया 60, PC है हमारे पास 5, बोल रहे PDX, ये जो PD है ना, एक्चुअली PC दे रखा है 5, PC हमारे को दे रखा है 5 और इसकी फाइंड करनी है। यदि आप क्लास वाइज को ध्यान से देखते होंगे, इसका भी एक फॉर्मूला होता है और वो होता है पी ए का स्क्वायर को जोड़ दूं PC के स्क्वायर से, तो ये बराबर किसके होगा। देखो अपोजिट को जोड़ रहा हूं, इधर को इसको और इसको, अपोजिट को जो अपोजिट भुजाओं के स्क्वायर को यदि मैं जोड़ दूं तो ऑलवेज इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, PB² प्लस PD²। अपोजिट भुजाओं के वर्गों का योग ऑलवेज समान होता है आयत के अंदर, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर। तो अब आप याद रखना है इसको और देखो सॉल्व करते हैं हम। PA कितना दिया हुआ है 85 का स्क्वायर, प्लस में PC दे रखा है 5 का स्क्वायर, बराबर PB दे रखा है 65 का स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, PD का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर आपको आता है क्या, यदि कोई भी संख्या के अंत में 5 आ रहा है, ऑलवेज उसके स्क्वायर के अंत में 25 तो आएगा। देखो उससे पहले क्या दिया हुआ है 8, 8 की अगली संख्या 9, 8 को 9 से गुना कर दो, 8 9 72। ये ऐसे देखो स्क्वायर निकालते हैं इसका, ठीक है, याद रखना आप, मैं आगे से बताऊंगा। यदि कोई संख्या के अंत में 5 है तो 25 तो आएगा ही, और उससे पहले जो भी संख्या उससे जस्ट अगली संख्या से गुणा करा देंगे। जैसे 25 उससे पहले था 8, उससे अगली संख्या 9, 9 से गुणा करा दूंगा तो 8 9 72 25। 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 होता है। 65 का देन हम फाइंड करते हैं, लास्ट में 5 है 25, 6 है 6 को 7 से गुना 42, प्लस में PD का स्क्वायर में माइनस कर देंगे, तो ये क्या 7250 हो जाएगा क्या, 7250 बराबर है 4225, ठीक है, प्लस में PD²
यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो क्या हमारे पास 50 में से 25 गया तो आया 25, और 72 में से 42 गया तो आया 30, 30,000 PD²। या इसका आप निकाल सकते हो क्या रूट? कैसे निकालोगे? देखो स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 25 है, इसका मतलब 5 तो है। उससे पहली संख्या क्या, दो क्रमागत संख्याओं का गुणा है क्या? मल्टीप्लीकेशन है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। किस किस का? 5 और 6 का। 5 × 6 का मतलब ये छोटी वाली संख्या है और 5 है, तो इसका मतलब 55। ये 55 का स्क्वायर है, 55 ही हमारा आंसर है, 55 हमारा। तो पी डी की लंबाई हमारे पास आ जाएगी साहब 55। क्या आप समझ पाए? यस और नो? देखना, कोई भी बिंदु है बीच में, उससे विपरीत विपरीत दिशाओं के भुजाओं का, विपरीत दिशा की भुजाओं का स्क्वायर का योग इज ऑलवेज सेम होता है। पी और ए का योग, पी और ए का योग, पी और सी के योग, पी और ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर, पी सी साथ में पी सी का स्क्वायर बराबर किसके होगा? पी बी के स्क्वायर के और पी डी के स्क्वायर के। ठीक है, समझना ध्यान से। चलते हैं नेक्स्ट में। किसी वस्तु को 25% छूट पर बेचने के बाद 2% लाभ होता है। यदि मैं बोलूं कि कोई सीपी था 100, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 102, आपको जाना है मार्क प्राइस पे। ठीक है, तो बोलूं सेलिंग प्राइस है 102, लेकिन फिर भी मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25% छूट देने के बाद 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं 102 है हमारे पास प्रॉफिट होने के बाद में? ये क्या 75% है क्या? तो हमको जाना है कितने पे? 100। यदि मैं 100 पे पहुंच जाऊंगा तो हमारे पास क्या मार्क प्राइस आ जाएगा क्या? और मार्क प्राइस में से मैं क्या सेलिंग, एक्चुअली कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना प्रतिशत बढ़ाया गया। तो मैं क्या डायरेक्ट इसको ही माइनस कर दूं क्या? ये 75 से कितना ज्यादा आ रहा है? चलो छोड़ो यार, आप भी फंस जाओगे नहीं तो। सॉल्व करो। 10200, यहाँ आ गया 75, और ऊपर आ गया आपके पास 100। इसको मैं देखो 3 से काट रहा हूँ, इसको काट रहा हूँ 4 से। 3 इसको काटेगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 34 × 4, 4 चौक 16, और 1 4 दी 12, 1 13, 136। माइनस कर देता हूँ 100, तो क्या 36% आ रहा है क्या? क्या इतना ही बढ़ा गया था? आप बोलोगे साहब बिल्कुल इतना ही बढ़ाया गया था। यही आंसर होने वाला। समझ गए आप? बिल्कुल, बहुत आसान है। चलते हैं नेक्स्ट में। नव्या और दिव्या के घर को क्रमशः, ये देखो एन, इट मीन्स नव्या 40 दिन में, और दिव्या डी, भव्या एक्चुअली, भव्या है तो बी कर देंगे, इसमें क्या है? 60 दिन में पेंट कर पाती है। यदि भव्या से शुरू किया जाए और ऑल्टरनेट डेज पे काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? देखो टोटल वर्क हम ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 120, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, कार्य क्षमता 3 की, इसकी आ जाएगी 2। ये बोल रहा है कि भव्या शुरू कर रही है काम को, फिर आ रही है भव्या, आ रही है, फिर आ रही है नव्या, फिर भव्या, फिर नव्या। तो पहले दिन भव्या आई, वो लगे साहब 2 काम करके चली गई, फिर नव्या आई, फिर 3 करके चली गई। तो क्या 2 दिन में, 2 डेज में अपना वर्क हो रहा है 5 हो रहा है क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। तो वर्क करवाना कितना है? आप बोलोगे साहब करवाना है हमको कितना? 120। तो 5 से इसको मैं यदि 5 से यदि मैं डिवाइड कर दूं, क्या 24 आएगा क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल। यदि 2 दिन में काम हो रहा है 5 और 24, तो 24 दूनी 48, 48 दिन लगेंगे टोटल। आप बोलोगे साहब कैसे कर दिया आपने? तो मैं बोलूंगा साहब देखना, फिर से देखना, फिर से देखना इस प्रश्न को। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ध्यान देना। ये हो गया 120 हमारे पास टोटल वर्क। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे कि साहब 2 दिन में 5 वर्क पूरा हो रहा है, करवाना कितना है? 120 करवाना है। तो मैं किससे गुणा करूँगी 120 हो जाए क्या? 24 से कर दूं क्या? पूरी इक्वेशन को 24 से करो। तो इस पूरी को मैं यदि 24 से गुणा करा दूं तो क्या 48 हो जाएगा क्या? आप बोलोगे साहब बिल्कुल 48 डेज हो गया। काम कितना हो जाएगा? 24 पंजे 120। काम था कितना?
120 ही तो था, दिन कितने लगे? 48। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे साहब अब बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। धन्यवाद। देखो आज का पेपर सेट हमारा पूरा हो गया है और आप देखेंगे कि आपने बहुत कुछ जाना है इस क्वेश्चन में। यदि आप थोड़ा सा भी इस पेपर सेट से समझ के चलते हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल मेरे को 001% भी यदि 0.001% भी यदि मेरे को लाभ हुआ है इस क्लास से, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई इवन इवन एग्जाम के नोटिफिकेशन से रिलेटेड, एग्जाम में कितनी क्या वैकेंसी है, मेरा जोन ये है, लगभग कितनी कट ऑफ जानी है, क्या मेरा टारगेट होना चाहिए, कोई भी डाउट है, आप बिल्कुल व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको निरंतर पीडीएफ कंटिन्यूअसली पीडीएफ मिलते रहे, पेपर सेट की पीडीएफ, कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की पीडीएफ, कोई भी एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनों की पीडीएफ, और या कोई भी नोटिफिकेशन जो भी मेरी ग्रुप डी एग्जाम के रिलेशन में यदि कोई भी रेलवे बोर्ड निकाल रहा है तो वो बहुत शीघ्रता से आपको मिले, तो आप बिल्कुल ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 10:15 पे डेली। धन्यवाद।